हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं रात 7:30 बजे हमारा समान ज्ञान का क्लास रहता है और इस समय हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं 2015 में लेखपाल की परीक्षा हुई थी जिसमें 2 पेपर हुए थे। इसमें कल एक पेपर हमने डिस्कस किया, आज उसी का हमने दूसरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर मैं पेपर क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का सिलेबस का ठीक अनुमान हो सके और उसी तरीके से हम तैयारी कर सकें। हमारा लक्ष्य जो है 2019 में आपको सरकारी नौकरी दिलाना। हम बहुत स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था, हमारा सिलेक्शन तभी होगा दोस्तों जब हमारे पास कुछ स्पेशल होगा। हमें गलत डायरेक्शन में तैयारी नहीं करनी है, इसीलिए मैंने दोनों ईयर का जो 2 साल का प्रीवियस ईयर था उसे मैं करा रहा हूं, ताकि आप लोग को आयोग की तरफ से जो परीक्षा हुई है और उसमें जिस सिलेबस के अनुसार पूछा गया है क्वेश्चन, उस सिलेबस को आपका एकदम सही अनुमान लग सके। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आप जो पढ़ाई पढ़ें वो आपके काम की पढ़ाई हो, आपको फर्जी मेहनत ना करें। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट यानी एक पेपर हमने कल सॉल्व करवा दिया था। जिन लोगों ने ना देखा हो चैनल पर विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर पहला पार्ट देख लीजिएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है उसका, यानी इसमें हम दूसरा पेपर का कराएंगे। आप लोग एक बार लाइव क्लास शेड्यूल देख लें दोस्तों। समान हिंदी शाम 7 बजे आती है, ये समान ज्ञान की क्लास है जो 7:30 बजे लाइव हो रही है। इसके बाद दोस्तों 8 बजे प्रारंभिक गणित की क्लास होगी और 8:30 बजे ग्राम समाज एवं विकास की क्लास होगी। रीजनिंग की रात 9 बजे क्लास होगी। दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दीजिए। सबके पास ये पहुंच जाना चाहिए और लाइव सबसे कहिए कि टाइम से आ जाया करिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ। तो दोस्तों, ये पेपर आपको मैं कराने जा रहा हूं, इसकी मैं आपको डेट पहले बताना चाहता हूं। ये 13 तारीख को हुआ था ये परीक्षा, 13/9/2015 में। आप लोग गूगल से इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने ओरिजिनल पेपर का मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई दूसरा करा रहे हैं और सर बता रहे हैं प्रीवियस ईयर है। आप लोग देख लीजिएगा, वही पेपर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और साथ साथ में आप लोग ये भी नोट करते जाइएगा कि किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों को हमें पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? आपको पता चल गया, गांधी युग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। बार बार अभी वीडियो की परीक्षा हुई थी, उसमें भी गांधी युग के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो हमें गांधी युग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है अपना, जो गांधी युग से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया था 9 अगस्त 1942 को, और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा दिया था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो एक हमारे पता चल गया कि गांधी युग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है जो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। आप लोग जानेंगे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री, यानी इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में कह रहा हूँ, जो मॉडर्न हिस्ट्री है आधुनिक इतिहास, वो आधुनिक इतिहास से अच्छे क्वेश्चन पूछे। आधुनिक इतिहास में गांधी रा हो गया और उसके बाद आधुनिक इतिहास हो गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण पूछा गया था, तो आप जानते हैं इसका सबसे मुख्य कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। अब दोस्तों, आप लोग गदर पार्टी जानते हो कि गदर पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि अब यही समय है, हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी सेना में संगठित विद्रोह कर सकते हैं। गदर पार्टी के जितने नेता थे उन्होंने ये ठान लिया था कि अब इनको हमें जवाब देना है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमें उनकी सेना में संगठित विद्रोह कर सकते हैं। उन्होंने हो गए थे क्योंकि वो लोग जान गए थे कि अब प्रथम विश्व युद्ध धीरे धीरे करीब आ रहा है। तो इसीलिए गदर क्रांति जो है इसका आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध को माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। आप लोग ये भी जान लीजिए, साइंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस से भी क्वेश्चन आएंगी। हम लोग सब एक एक कर सारी क्लासेस चलेंगी। आप लोग ये मत सोचिए, मैं इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, राज्यसभा के पास है। दोस्तों संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें संविधान की काफ़ी अच्छी तैयारी चाहिए। हम लोग संविधान की क्लास भी चलाएंगे, आप लोग नोट करते जाइए कि 2015 में कितने क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बायो से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये बायो से क्वेश्चन पूछ लिया गया, सारे क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक हमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन मिले, गांधी युग से क्वेश्चन मिले, उसके बाद में पॉलिटी से क्वेश्चन मिला है, फिर उसके बाद में अब बायो से एक क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी से ये बैलियम का जो प्रयोग होता है ये प्रशांतक औसत के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। हमें सारे राज्य में जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उनको याद करना है दोस्तों, जैसे भारतनाट्यम हुआ, इस तरीके जितने नृत्य हैं किस प्रदेश में ये होते हैं उनको याद करना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर केरल का है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये केरल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय आय को प्रायः एनएनपी यानी एनएनपीएफसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन करंट का है, आप जानते हैं करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएगा, और करंट अफेयर में इन लोगों ने खेल से क्वेश्चन उठाया। अब उस समय जो खेल हुआ होगा उस समय उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए सही था, के श्रीकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी का सहायक नदियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, ये जितनी नदियां हैं सब कावेरी की सहायक नदी हैं। हम लोग जो नदी वाला है ये अपने भारत का और स्पेशली अपने यूपी का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यूपी में कितनी नदियां आती हैं और कौन से नदियां हिमालय से आती हैं, कौन नदी किसकी सहायक नदी है, जैसे गंगा की कितनी सहायक नदी है, कहाँ पर मिलती हैं, ये सब आकर ये सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इनका उद्गम कहाँ पर है, नदी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनका हम विस्तार से पढ़ेंगे, ये किस झील से निकलती हैं, तो ये सब हम लोगों को डिस्कस करना है। आप लोग इनको सबको नोट डाउन करते जाइए किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। फिर से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, बेगम हजरत महल। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो था वो बेगम हजरत महल ने किया था। इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजिस कादर को, किसको, ब्रिजिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिजिस कादर को इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र, जो इनका पुत्र था किसका, बेगम हजरत महल का, कौन था, ब्रिजिस कादर था, और ये नाबालिग था, इसको गद्दी पर बैठाकर इन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। किसने, बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बच्चे को ब्रिजिस कादर को बैठाकर स्वयं आक्रमण यानी उनका मुकाबला किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला है स्वतंत्रता सेनानी में, बेगम हजरत महल। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो बेगम हजरत महल है ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है महिला में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने नाबालिग बेटे को यानी जिसका नाम क्या था, ब्रिजिस कादर, उसको गद्दी पर बैठाकर इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चल रहे हैं। आप लोग जान गए कि पिछले साल जो पेपर आया था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और जो लेखपाल की परीक्षा और कनिष्ठ सहायक की, ये थोड़ा स्टैंडर्ड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे उसके बाद जीके का हो, चाहे हिंदी का हो। हिंदी की क्लास तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, मैथ का भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है हमारे चैनल पर, और उसके बाद ग्राम विकास एवं ग्रामत्कारी का भी अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है, रीजनिंग की भी क्लास हो रही है। 7 बजे से 9:30 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को, कंपायमान समान प्रावस्था में माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन मैंने पहले कह दिया था, साइंस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमें बायो का मिला, ये पहला, फिर एक क्वेश्चन हमें फिजिक्स का मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर था दोस्तों, वो ऑप्शन ए सही है। तरंगदैर्घ्य कहते हैं जो समान प्रावस्था में कंपायमान यानी माध्यम की किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है। पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं जो है ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 यानी 14 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? आप लोग फिर से जानेंगे दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर इसमें विश्व लेवल करंट अफेयर आते हैं, जो विश्व में भी कोई घटना घटती है उस करंट को भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, चीन। क्वेश्चन नंबर 64 है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग करते हैं। फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, यानी भौतिक विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आप लोग जानते हैं कि भारत जो है ये विश्व में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का सी। अब ये अपने यहाँ का जो भौगोलिक है उसको भी हमें पढ़ना है भारत के विषय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से को सम्मानित किया गया है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 66 का राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया। ये 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। भारत की जितनी जनसंख्या उसकी आधी केवल 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर दोस्तों आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, केरल। ये इन 5 राज्यों में नहीं है, सबसे ज्यादा 5 राज्य में रहते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी। इन सब प्रदेशों में 5 प्रदेश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और उसके आधी से लगभग में आधी जनसंख्या इन्हीं 5 प्रदेश में रहते हैं, और उसके बाद में जो और प्रदेश हैं उनमें है। तो केरल में इस 5 राज्य में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था?
क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है। बाबा रामचंद्र जो थे ये अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। और जो बाबा रामचंद्र थे दोस्तों ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए एक पहल की थी। आप लोग बाबा रामचंद्र से परिचित हो गए, ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन करंट का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, जिम योंग किम। ये जो थे वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष थे और ये 12वें अध्यक्ष थे। ये 12वें अध्यक्ष थे जिम योंग किम। ये वर्तमान में 2015 में जब परीक्षा हुई थी उस समय ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे और ये 12वें अध्यक्ष थे। हो सकता है इनका ये भी पूछ लिया जाए रैंकिंग किस नंबर के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मशरूम किसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 71, मशरूम किसके उदाहरण है। अब फिर से बायो के क्वेश्चन आ गए, यानी दोस्तों फाइनली हमें लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन बायो के मिल चुके हैं और 3 क्वेश्चन फिजिक्स के मिल चुके हैं। यानी हमारा साइंस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो हो चुका, उसके बाद फिजिक्स हो गया और हिस्ट्री में चले तो मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 4 बार क्वेश्चन मिल चुके हैं। 2-3 गांधी जी पर, 1-2 और क्वेश्चन आए हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए, 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आए, 3 क्वेश्चन बायो के आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, फंजाई कवक। मशरूम का उपयोग खाने में किया जाता है और मशरूम जो है फंजाई कवक का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 का, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करते रहिए। और जब 75 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब तो सिलेबस चेंज हो गया, अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको वीडियो जब हम 25 क्वेश्चन करा चुके उसके बाद में अपना स्कोर कार्ड कमेंट करना है कि सर 25 में हम इतने क्वेश्चन जानते थे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी आपके सही गए हो दोस्तों, ईमानदारी से आप लोगों को आंसर करना है। आप लोग गिनते भी रहिए, साथ साथ में आपके कितने गलत गए आप लोग जानते होंगे, वो घटाकर 25 में हमें जरूर बताइएगा सर इतने क्वेश्चन हमारे सही हैं। हमें इससे आपकी तैयारी का एक लेवल भी पता चलेगा कि आप तक की तैयारी कितने लेवल तक अच्छी है। तो आप लोग 72 का आंसर करते रहिए, कई लोगों ने सही भी किया है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, दक्षिण कोरिया। जो दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। इसे दक्षिण कोरिया के चांगबॉन जगह पर निर्मित किया गया था। जो दिल्ली की मेट्रो की प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी है इसे दक्षिण कोरिया से प्राप्त की गई थी और दक्षिण कोरिया में कहा, चांगबॉन, इस जगह पर इसको निर्मित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, घोटे लिख दीजिए यस सर हमें क्लास समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आप लोगों ने पंचायती राज पढ़ रखा होगा तो आप लोग जानते होंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के एक शायद बगदारी गांव था, कुछ इस तरीके से था, नागौर जिला ये मुझे कंफर्म है, लेकिन एक बगदारी गांव था, उस गांव में शायद सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था और ये 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती वाले दिन किया गया था 2 अक्टूबर को। उसके बाद में दूसरा प्रदेश एक आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अगर पूछे आपसे पंचायती राज तो वहीं पर किया गया था और उसके बाद में कहाँ पर किया गया था, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ ये पूछ रहा हूँ पंचायती राज काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गए हैं। अभी तक जितने यूपी SSSC ने अभी वीडियो की परीक्षा, युवा कल्याण विकास अधिकारी की परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा करें, उस सब में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप जानते हैं इसे 1993 में 24 अप्रैल को 1993 को
संविधान में संशोधन किया गया है, 73वें संविधान संशोधन में। इसके लिए 11वीं अनुसूची बनाई गई है और इसके लिए भाग 9 में इसे जोड़ा भी गया है 243 का से 243 तक। और इस बार एक क्वेश्चन युवा विकास में आया था कि 2018 में इसकी कौन सी सालगिरह बनाई गई है 24 अप्रैल को, तो 25वीं सालगिरह बनाई गई। पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इससे पहले भी भर्ती में पूछे जा रहे थे यूपी SSC यानी उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग की तरफ से, और जितनी भर्ती आ रही है उनमें भी इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर रखिए दोस्तों, इस पर हम क्लास लेकर आएंगे और काफ़ी अच्छी क्लास लेकर आएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। हमारा लक्ष्य आप जानते हैं 2019 में आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत घेरा हुआ है? पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत घेरा हुआ है भारत ने? भारत कंट्री पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों कमेंट करिए। दोस्तों आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 74 का दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन डी सही है, 2.4। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग जल है। संपूर्ण पृथ्वी जो है इसका 71% क्या है? जल है। और इसके बाद में जो बचा वो कितना है? 29%। ये क्या है? धरातल है। अब इसमें पूछा जा रहा था कि इसमें भारत कितना, तो 29 में पृथ्वी के धरातल का 2.4% भारत ने घेर रखा है। आप लोग जान गए कि 71% जल है, 71% भाग में जल है, 29% भाग धरातल, 29 उस प्रतिशत में 2.4% भारत ने घेर रखा है। चलिए और दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बताने जा रहा हूं मैं, इस क्लास की तुरंत बाद 8 बजे मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और कल कुछ लोग कह रहे थे कि सर मैथ की क्लास में लास्ट के 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कुछ लोग कह रहे थे। तो आज हमने मैथ के टीचर से बात की थी और उन्होंने कहा कि मैं फिर से उस क्वेश्चन को बताऊंगा और आज उस क्वेश्चन को फिर से दोस्तों डिस्कस करेंगे और वो काफ़ी लो लेवल से यानी काफ़ी अच्छे तरीके से आज वो फिर से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस क्लास के ख़त्म होने के तुरंत बाद आप लोग चैनल पर जब विजिट करिएगा यानी बैक जाकर चैनल पर जाइएगा बीटॉपर पे, तो वहाँ आपको मैथ का लाइव शेड्यूल मिल जाएगा और उस पर 8 बजे क्लास चलने लगेगी। आप लोग जरूर देखिए और सर PDF भी देते हैं उसका, आप लोग उसको लेकर अपना रिवीजन भी कर लिया करें। काफ़ी अच्छी क्लास रहेगी उनकी और काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो, तो आप लोग उनकी क्लास जरूर लीजिए, मैथ आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी था, 2.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट क्वेश्चन है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? एक क्वेश्चन दोस्तों हमें एंशिएंट हिस्ट्री से भी मिल गया, प्राचीन इतिहास से भी मिल गया। वैसे दोस्तों सबसे ज़्यादा प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बौद्ध से पूछे जाते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो बौद्ध या फिर जैन बहुत कम, लेकिन बौद्ध से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखेंगे हम लोग बौद्ध पढ़ेंगे, बौद्ध से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्राचीन इतिहास से 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो बौद्ध से पढ़ेंगे हम सब, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उन्हें काफ़ी डीप से पढ़ेंगे। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 75 का, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? और इस क्वेश्चन के बाद में मैं देखूंगा आप लोग अपना स्कोर कार्ड आंसर करिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग के सही गए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, तेसाली। अब इसके विषय में आपको मैं कुछ बता दूं, अशोक के जब आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी जो थी वो तेसाली थी, यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी जो थी उनकी तेसाली थी। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व, कब? 261 ईसा पूर्व। अब आप लोग ईसा पूर्व जानते होंगे कि ईसा पूर्व क्या है। पहले जो था वो सन घटते क्रम में होते थे और ईसा मसीह के जन्म के समय को यहाँ पर मिनट के समय 0 मान लिया गया और उसके बाद में 1 ईस्वी से चलने लगा ऊपर से। जैसे जो 508 ईस्वी में पैदा हुए तो वो 450 ईस्वी में ख़त्म हुए ईसा पूर्व में। तो पहले जो था सन घट रहा था, तो इसी तरीके से 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय हुई थी। अशोक ने कलिंग की विजय की थी और इसका उल्लेख जो है उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। किसके? अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। आप लोगों ने अशोक की धम्म विजय की नीति सुनी होगी, इस पर हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। धम्म विजय, इसी के बाद धम्म विजय की नीति अशोक ने अपनाई थी। तो फटाफट आप लोग अपना स्कोर कार्ड
कमेंट कर दीजिए दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने कराया इससे एक एनालाइज मिल गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी है और हमें किस किस क्षेत्र में मेहनत करनी है। तो आप लोग फटाफट दोस्तों अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट करिए, आपके 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही गए। और 8 बजने वाले दोस्तों, तो इस सेशन को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, इसके बाद आप लोग मैथ की क्लास ज्वाइन करिए। तो दोस्तों सभी लोग कह रहे हैं कितने सही गए, सभी लोग के ज़्यादातर क्वेश्चन सही गए हैं और आप लोग को अनुमान हो गया होगा। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही, वो कितने क्वेश्चन किस क्षेत्र से पूछे गए, उस क्षेत्र को अच्छी से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा लक्ष्य आपको जानते हैं, हमारा लक्ष्य आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।